Good morning, everyone. Today, I, Sunita Rani, PGT Commerce from Kendriya Vidyalaya number 2 DMW Patiala. I'm here again with a new video on the topic dissolution of partnership firm. I hope you all might be knowing that in last videos we have discussed about dissolution of partnership firm, which means under this case, the firm is completely dissolved, all the assets are sold off, all the liabilities are paid off, and for this purpose, a realization account is prepared. In last video, we discussed about journal entries, accounting treatment at time of dissolution, journal entries at the time of dissolution, and format of realization account. Then we did two questions also in the last video regarding journal entries. So today also we are going to discuss few practical questions, but the questions will be related to preparation of realization account. So let's discuss about how to prepare realization account at time of dissolution of partnership firm. So here is the question on your screen. It is A, B and C were in a partnership firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. A was deputed to realize the assets and pay the liabilities. He was paid rupees 1000 as commission for his services, but for this he has to bear all the expenses of realization. It means कि ए को आपने डिप्यूट किया है डिसोल्यूशन की प्रोसीडिंग्स के लिए और इस काम के लिए ए को 1000 रुपीज़ का कमीशन दिया जाएगा, जिसके बदले में वो डिसोल्यूशन के सारे एक्सपेंसेस को बियर करेगा. तो आई सजेस्ट कि आप इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लें, क्योंकि जैसे ही हम बैलेंस शीट पढ़ने लगते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगते हैं हम ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं. जनरली स्टूडेंट्स फॉरगेट इट. सो आई सजेस्ट कि फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन दिस पॉइंट कि ए को आपने 1000 रुपीज़ का कमीशन देना है. देन वी रीड नेक्स्ट. It is balance sheet. The financial position of the firm was as follows. We are given the balance sheet. Creditors 17,000, bills payable 14,500, investment fluctuation fund 3,500, general reserve 2,000, capital accounts 53,000 and 20,000. तो आई होप आप सबको याद होगा कि हमने रियलाइजेशन अकाउंट के स्टेप्स में किया था कि सबसे पहला काम हम सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर. तो यहाँ पर हम सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जो हैं और जो भी प्रोविजंस हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसके बेसिस पर हमारी 3 आइटम्स जाएंगी लाइबिलिटी साइड से. वन इज़ क्रेडिटर्स, अनदर इज़ बिल्स पेबल एंड थर्ड वन इज़ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विच इज़ यूज्ड टू cover up any kind of fluctuations in the value of investments. तो हम इन तीनों को ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर. और कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? लाइबिलिटीज़ को हमेशा हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि इसकी एंट्री होती है सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. उसके बाद हमारी अगली आइटम जनरल रिजर्व है. ये हमारे पार्टनर्स में बटेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है. देन कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं, ये भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगे. सो नेक्स्ट हमारे पास एसेट साइड में आप आ जाइए. एसेट साइड में फर्स्ट आइटम हमारे पास फर्नीचर 22,000, स्टॉक 13,000, इन्वेस्टमेंट्स 50,000, डेटर्स 10,000, लेस प्रोविजन 1,000. तो यहाँ आपको ध्यान होगा कि जब हमने जनरल एंट्रीज डिस्कस की थी और फॉर्मेट डिस्कस किया था, उसी वक्त हमने डिस्कस किया था कि डेटर्स को हमेशा फुल वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना है, प्रोविजन माइनस करके नेट वैल्यू नहीं लेनी. तो वी विल टेक डेटर्स एट फुल वैल्यू दैट इज़ 10,000. इसको हम एसेट्स के साथ ट्रांसफ़र करेंगे. पर यहाँ ही ये बात ध्यान रखनी है कि जो प्रोविज़न है
वो भी हमने लाइबिलिटीज़ की तरफ ट्रांसफ़र करनी है। जैसे ही हम डेटर्स डालेंगे साथ ही हम प्रोविजन पे डाल देंगे। तो यहाँ पर हम ये पहली चारों एसेट्स फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, इन सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे और जो प्रोविज़न 1000 की है उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बैंक 6000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 3000 एंड सीज कैपिटल 7000। बैंक अकाउंट को हम रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ही कैश फॉर्म में है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये भी रियलाइजेशन के अंदर नहीं आएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। सी की कैपिटल भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगी। तो सबसे पहले जैसे ही हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट विल बी ट्रांसफर्ड टू द रेलेवेंट साइड। तो यहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन सी आइटम हमने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करनी है। तो डेबिट साइड में हम सारी एसेट्स ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 22,000, टू स्टॉक 13,000, टू इन्वेस्टमेंट्स 50,000, टू डेटर्स 10,000। साथ ही हम जितनी लाइबिलिटीज़ हैं और प्रोविजंस हैं उनको क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारे पास क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000, बाय क्रेडिटर्स 17,000, बाय बिल्स पेएबल 14,500 एंड बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 3,500। तो यहाँ पर हमने स्टेप 1 फॉर प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट पूरा कर लिया, जिसके अंदर हमने सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को और प्रोविजंस को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर रेलिवेंट साइड में ट्रांसफ़र करना है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है इट इज़ रिलेटेड टू कि हमने एसेट्स को सेल ऑफ करना है और लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है, जिसके लिए हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्टेप विच इज़ related to realization of assets and payment of liabilities। तो यहाँ हम देखते हैं following was agreed upon। A took over investments at ₹45,000। अब ये इन्वेस्टमेंट A ने टेक ओवर करी हैं तो हम कैश टू रियलाइजेशन की जगह पर कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और ये रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर कहाँ आ जाएगा? इट विल बी बाय एज कैपिटल 45,000। Next is stock and furniture realized at ₹14,000 and 18,000 respectively. Debtors are all good। इसका मतलब है स्टॉक से फर्नीचर से भी हमें पैसा मिला 14,000 और 18,000 और डेटर्स आर ऑल गुड। इट मीन्स कि डेटर्स में हमें कुछ भी बेड डेट नहीं हुए हैं, तो हमें पूरा डेटर्स का पैसा जो हमने ट्रांसफ़र किया था 10,000 पर, वो सारा पैसा भी हमें कैश में रियलाइज़ हो जाएगा। अब एसेट सेल करने के लिए हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये आ जाएगी कैश और बैंक से, तो हम यहाँ पर कर देंगे बाय कैश और बैंक। रियलाइजेशन के अंदर हमने रियलाइज़ कर लिया एसेट्स को, फर्नीचर को 18,000 पे, स्टॉक को 14,000 पे और डेटर्स को 10,000 पे। अब हमारी बारी आती है नेक्स्ट स्टेप में लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने की। हमने एसेट्स लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया, फिर हमने एसेट्स को सेल ऑफ कर दिया। अब बारी आ गई है लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए। अब लाइबिलिटीज़ के लिए क्या कहा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, दिस क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2,000। हमारे पास क्रेडिटर्स 17,000 के थे, उन्होंने हमें 2,000 का डिस्काउंट दिया, तो 17 में से 2,000 का आप डिस्काउंट माइनस कर दीजिए। इट मीन्स वी पेड ऑफ ₹15,000। तो हम पे कर देंगे टू बैंक करके 15,000। देन है कॉम्पनसेशन पेड टू एम्प्लॉयज़ ₹8,000। ये पहले हमारी बैलेंस शीट में नहीं था, तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, बट स्टिल इट हैज़ टू बी पेड आउट थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। ये भी हमारी हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,000।
अब आप साथ ही लाइबिलिटीज़ में चेक करेंगे कि क्या कोई आउटसाइड लाइबिलिटी ऐसी तो नहीं है जो पेमेंट करने से रह गई हो। आप ध्यान से देखिए, हमने क्रेडिटर्स ट्रांसफ़र किए थे 17,000 पर, बिल्स पेबल ट्रांसफ़र किए थे 14,500 पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं कहा। पर क्योंकि ये आउटसाइड लाइबिलिटी है तो इट हैज़ टू बी पेड, तो हम इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पे करेंगे। पूरी वैल्यू पर 14,500 पर हम इसको पे ऑफ कर देंगे। तो हम पेमेंट के लिए 3 एंट्रीज करेंगे। एक, क्रेडिटर्स की पेमेंट करी 15,000 के लिए, दूसरी एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन दिया 8,000 का, तीसरा बिल्स पेबल पे ऑफ किए 14,500 के लिए। तो हमें यहाँ कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर्स 15,000, कंपनसेशन 8,000, बिल्स पेबल 14,500। अब हमने यहाँ सारी लाइबिलिटीज़ भी पे ऑफ कर दी। अब वही पॉइंट जो मैंने शुरू में कहा था कि आप नोट डाउन कीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि हमने ए को कमीशन भी देना है। अब हम ए को कमीशन दे देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 1,000। अब एक एंट्री और बची है, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 800। अब हमने इस एंट्री को कहीं शो नहीं किया इसके अंदर। क्यों नहीं किया? इसका ये रीज़न है कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन था सबसे ऊपर के पैराग्राफ में कि ए को आपने 1,000 का कमीशन देना है फॉर हिज सर्विसेज एंड ही वॉज टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। वो हम ये मान के चलेंगे कि ए ने बियर करने थे, ए ने ही बियर किए, दैट्स वाई वी विल नॉट पास एनी एंट्री फॉर इट इन रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमने इसकी कोई एंट्री नहीं की। पर अगर यहाँ पर स्पेसिफिकली लिख दिया जाए कि दीज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय द फर्म, तो फर्म ए से वो पैसा रिकवर कर लेगी। पर यहाँ कुछ नहीं कहा, तो हम एज्यूम करते हैं कि दीज एक्सपेंसेस वर बॉर्न बाय ए। तो 800 रुपीज़ की वी आर नॉट पासिंग एनी एंट्री इन रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमने ये स्टेप भी पूरा कर लिया। हमने सारी एसेट्स को सेल ऑफ कर दिया, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दिया, कमीशन भी दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। तो यहाँ टोटल करने से हमें पता लगता है कि डेबिट साइड का टोटल है हमारा 1,33,500 और क्रेडिट का टोटल है 1,23,000। सो डेबिट एक्सीड्स द क्रेडिट, तो इट मीन्स इट इज़ अ केस ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन। सो व्हाट वी विल डू इन नेक्स्ट स्टेप, हम डेबिट माइनस क्रेडिट करके देख लेंगे। जो लॉस ऑन रियलाइजेशन की फिगर आ रही है, व्हाट इट इज़ 1,33,500 माइनस 1,23,000। हम इसको माइनस कर देंगे एंड वी विल फाइंड आउट द फिगर ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन। और जो भी आपका लॉस ऑन रियलाइजेशन है, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इटसेल्फ। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर हम 1,33,500 को 1,23,000 में से माइनस करते हैं तो वी विल गेट द फिगर ऑफ 10,500। और इस 10,500 को हम पार्टनर्स में उनकी ही जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, what it was 5:3:2. So this 10,500 loss on realization will be distributed amongst the partners in 5:3:2, which will come as A का 5,250, B का 3,150 and C 2,100. So this loss will be transferred to all the partners in their profit sharing ratio itself. So that's all about the first question. I hope you might have understood it. Now we are going to discuss one more question for preparation of realization account. So here is the question. It is following is the balance sheet of X and Y
who share profits in the ratio of 4:1 as on 31st March 2019. We are given with balance sheet, which is sundry creditors 8,000, bank overdraft 6,000, ex brothers loan 8,000, Y's loan 3,000, investment fluctuation fund 5,000, then capital accounts of X and Y 50,000 and 40,000. So from all we have to determine what are the items which should be transferred to realization account. Here we have to take all the outside liabilities. तो इसके अंदर हमारे आएंगे एक सन्ट्री क्रेडिटर्स 8,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000 का, एक्स के ब्रदर का लोन, एक्स के किसी भी रिलेटिव का लोन है तो वो भी हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी आएगा। तो ये भी हम रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे 8,000 रुपीज़। देन इज़ वाइज लोन। You have to always remember that partner's loan is never transferred to realization account. Rather, we have to prepare a separate account, that is partner's loan account for the same. तो यहाँ पर जो Y का लोन है 3,000, इसको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि ये कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं आता। इसको हम आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं मानते, इसको हम पार्टनर का लोन मानते हैं। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसको भी हम ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन को कवर अप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र होंगी साथ ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड भी लाइबिलिटीज़ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी 4 आइटम्स आएंगी: क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्स ब्रदर्स लोन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये सारे आइटम्स हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एसेट साइड। एसेट साइड में एक एक करके सारी आइटम्स देखेंगे। नंबर 1 इज़ बैंक अकाउंट। इट नीड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इन लिक्विड फॉर्म, इसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। देन इज़ डेटर्स 17,000 लेस प्रोविजन 2,000, नेट फिगर 15,000। अगेन आई एम reiterating this point that debtors are always to be taken at full value। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डेटर्स को ट्रांसफ़र करेंगे एट ₹7,000 और जो 2,000 की प्रोविज़न है उसको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे एज अ प्रोविज़न। तो यहाँ हम डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे टू डेटर्स 17,000 और क्रेडिट में आ जाएगी बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। नेक्स्ट इज़ स्टॉक। स्टॉक भी 15,000 का हम एसेट्स के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट्स 25,000, दिस विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन डेबिट साइड। देन इज़ बिल्डिंग 25,000, इट विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन डेबिट साइड। देन इज़ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट भी हमने सेकेंड वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर डिस्कस किया था कि गुडविल को आपने ट्रांसफ़र कर देना है लाइक अदर एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो हम गुडविल भी ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल करके। नेक्स्ट आइटम इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज़ योर एक्यूमुलेटेड लॉस, इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, रादर इट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो आई होप अभी तक आपको ये क्लियर हो गया है कि कौन सी एसेट्स और कौन सी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है। वी डिस्कस्ड 4 लाइबिलिटीज़ जो यहाँ से जाएंगी: सन्ट्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्स ब्रदर्स लोन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। और एसेट साइड में से डेटर्स विल गो टू रियलाइजेशन अकाउंट एट फुल वैल्यू, प्रोविजन विल बी ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। देन हमने स्टॉक को ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग और गुडविल को भी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो बिफोर रीडिंग दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट वी हैव ट्रांसफर्ड ऑल दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ टू रेलिवेंट साइड्स। तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया 2 सन्ड्री एसेट्स, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, बिल्डिंग एंड गुडविल, और उन सब का टोटल हमने आउटसाइड लगा दिया 90
2000. आप चाहें तो you can write it down separately in the outer column or you can total it up and show the total in the outer column. Then liabilities में हमने ट्रांसफ़र किया है by creditors 8000, बैंक ओवरड्राफ्ट 6000, ex brothers loan 8000. Then as a provision we have transferred provision for doubtful debts and investment fluctuation fund, the total of which comes to 29,000. So till here we are over with our first step, that is we have transferred all the assets and liabilities to realization account on the relevant sites. Now is the next we have to read the whole additional information and we have to act accordingly. So additional information is X agreed to pay off his brother's loan. It is just like the liability taken over by the partner. अब हम इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे? अब हम करेंगे कि जो एक्स है उसने अपने ब्रदर का लोन पे ऑफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो उसके लिए एंट्री क्या होती है? इट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. तो हेयर इट मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल. जितनी लोन की अमाउंट है उतनी अमाउंट आप इसके अंदर डाल दीजिए. तो हेयर वी डू डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल. ही हैज़ टेकन ओवर ब्रदर्स लोन 8000. नेक्स्ट इज डेटर्स ऑफ रुपीज़ 5000 प्रूव्ड बैड. अब लास्ट क्वेश्चन में इट वॉज ऑल गुड, तो फुल वैल्यू ही हमने रियलाइज़ कर ली. बट नाउ इट इज़ सेइंग कि डेटर्स में से 5000 बैड हैं. बैड मीन्स हमें 5000 नहीं मिले. तो व्हाट वी विल डू, हम करेंगे बाय बैंक, और बाय बैंक करते हुए हम 17,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे. इट मीन्स यहाँ पर हमने 12,000 रुपीज़ रियलाइज़ किए हैं. तो हम यहाँ बात करेंगे कि डेटर्स कितनी वैल्यू पे रियलाइज़ किए. डेटर्स वर रियलाइज्ड एट ₹17,000 और कितने बैड हो गए? 5,000 बैड हुए. तो वी रियलाइज्ड एट ₹12,000. तो एक हम ये लिखेंगे बाय बैंक में 12,000 डेटर्स के लिए. देन नेक्स्ट पॉइंट इज अदर एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज. इन्वेस्टमेंट्स एट 20% लेस. अब ध्यान से देखिए, इन्वेस्टमेंट की हमारी क्या वैल्यू थी? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 25,000. अब 25,000 पर आपको 20% सबसे पहले इसका कैलकुलेट कर लेना है. अगर हम 25,000 का 20% कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी ₹5,000. तो 25,000 में से 5,000 माइनस कर दीजिए. आपने इन्वेस्टमेंट्स को रियलाइज़ किया 20,000 पर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज 20% लेस. तो हम क्या करेंगे, 25,000 का ही 20% कैलकुलेट कर लेंगे. दैट इज़ 5,000 उतना आप माइनस कर दीजिए. तो इन्वेस्टमेंट से हमें रियलाइज़ हुआ 20,000 रुपीज़. नेक्स्ट इट इज़ सेइंग गुडविल एट 60%. गुडविल को हमने सेल किया 60% वैल्यू पे. अब गुडविल की देखिए क्या वैल्यू थी. इट वॉज 10,000. 10,000 का 60% हमने रियलाइज़ किया. इसका मतलब है गुडविल से हमें 6,000 रुपीज़ मिले. तो गुडविल वॉज रियलाइज्ड फॉर ₹6,000. नेक्स्ट इट इज़ saying you just concentrate on the assets. It is saying building was auctioned for ₹30,000. बिल्डिंग को आपने ऑक्शन कर दिया, सेल कर दिया फॉर ₹30,000 एंड ऑक्शनियर्स कमीशन वॉज ₹1,000. तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 30,000 में से आप जितना कमीशन दिया उसको माइनस कर दीजिए. बाकी हमारे पास बचा 30,000 माइनस 1,000 29,000. तो 29,000 के लिए आपने बिल्डिंग को सेल ऑफ कर दिया. तो बिल्डिंग से हमें यहाँ पर मिल गए हैं 29,000. नेक्स्ट इज वाई टुक ओवर पार्ट ऑफ द स्टॉक एट ₹4,000.
वाई ने स्टॉक का पार्ट लिया 4000 पर, विच वॉज 20% लेस देन दी बुक वैल्यू। इट मीन्स कि अगर हम वाई के स्टॉक की बात करें कि वाई का स्टॉक जो था कितनी वैल्यू का था। अब पहले हम यहाँ पर स्टॉक देख लेंगे। स्टॉक वॉज फॉर रुपीज़ 15,000, 15,000 का हमारे पास यहाँ पर स्टॉक था। उस स्टॉक में से वाई ने स्टॉक टेक ओवर कर लिया फॉर रुपीज़ 4,000, विच इज़ 20% लेस देन दी बुक वैल्यू। इट मीन्स दिस 4,000 इज ऑलरेडी रिप्रेजेंटिंग 80%। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हम स्टॉक की फुल वैल्यू पे पहुँच जाएंगे, विच इज़ 4,000 इंटू 20/80, क्योंकि जो स्टॉक ऑलरेडी 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ से हम उसकी फुल वैल्यू पे पहुँच जाएंगे। आप देख लेंगे यहाँ पर कि कितना हमारा यहाँ पर फुल वैल्यू है, उसके लिए आप कर देंगे 4,000 इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय 80%, तो वी विल डू 4,000 बाय 80, और हमने फुल वैल्यू पे पहुंचना है तो हम कर देंगे इंटू 100, तो वी विल डू 4,000 इंटू 80/100। तो स्टॉक की वैल्यू जो ए ने टेक ओवर किया इट वॉज रुपीज़ 5,000, बट वाई ने कितने के लिए टेक ओवर किया? ही हैज़ टेकन इट ओवर फॉर रुपीज़ 4,000। ठीक है, तो वो हम डाल देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हम कर देंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। भले वो स्टॉक 5,000 का था, पर वाई ने कितने के लिए टेक ओवर किया? वाई हैज़ टेकन इट ओवर फॉर रुपीज़ 4,000। नेक्स्ट इट इज सेइंग बैलेंस स्टॉक रियलाइज्ड 50%। अब देखिए हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक वॉज 15,000 का स्टॉक था। उसमें से जिसकी बुक वैल्यू 5,000 थी उसको 4,000 पर वाई ने टेक ओवर कर लिया। बाकी स्टॉक हमारे पास 10,000 का बच गया है, एंड दैट बैलेंस स्टॉक रियलाइज्ड 50%, और उसी बैलेंस स्टॉक को 50% पर सेल ऑफ किया गया, विच कम्स टू रुपीज़ 5,000। अगर आप 10,000 का 50% करते हैं तो 5,000 उसको सेल करके हमारे पास मिला। तो अब आप देखिए कि कितना पैसा हमें किस एसेट से मिला। एक बार ध्यान से इसको रिवाइज करेंगे। जो डेटर्स हैं 17,000 के थे, उस पर 5,000 बैड हो गए, तो डेटर से पैसा मिला 12,000। इन्वेस्टमेंट पर 20% लेस, तो 5,000 पर 20% 5,000 आ गया, वो लेस करके हमें इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुई 20,000 के लिए। देन गुडविल रियलाइज्ड एट 60%, हेयर इट कम्स 10,000 60% 6,000। बिल्डिंग आपकी 30,000 के लिए सेल हुई, पर उसमें कमीशन भी दिया आपने 1,000 का, तो 30,000 में से 1,000 माइनस कर दीजिए, 29,000 आपको बिल्डिंग से मिला। अब स्टॉक में हमने वाई ने टेक ओवर किया 5,000 का स्टॉक, 4,000 के लिए उसने टेक ओवर किया, और जो बाकी बचा हमारे पास 10,000 का, उसको आपने 50% पे सेल कर दिया, तो स्टॉक से भी हमें मिले 5,000। तो नाउ वी विल टोटल इट अप, कितना पैसा आपको कैश में रियलाइज हुआ। तो हम इन सबको टोटल कर देंगे। अगर आप सारे को प्लस करते हो 12,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 29,000 प्लस 5,000, ये करके हमारे पास आ जाएगा 72,000। वही हमने यहाँ डाल दिया, बाय बैंक एसेट्स रियलाइज्ड 72,000। आप चाहें तो सबको अलग अलग करके डाल दें। बाय बैंक डेटर्स 12,000, इन्वेस्टमेंट्स 20,000, गुडविल 6,000, बिल्डिंग 29,000 एंड स्टॉक 5,000। सो दिस इज़ डन कि हमने सारी एसेट्स सेल कर दी 72,000 के लिए। अब हम बात करेंगे जो वाई ने स्टॉक टेक ओवर किया है। स्टॉक टेकन ओवर बाय वाई, 4,000 की वैल्यू पर वाई ने स्टॉक टेकन ओवर किया है।
भले उसकी बुक वैल्यू कुछ भी थी, पर अब हमने देखना है कितने के लिए टेक ओवर किया है। ही टुक इट ओवर फॉर ₹4000। उसके लिए एंट्री आ जाएगी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 4000 से एंट्री आ जाएगी, जो हमने यहाँ कर दी बाय वाइस कैपिटल स्टॉक टेकन ओवर। अब हम देखेंगे कि कौन सी लायबिलिटी हमने किस तरीके से पे की। इफ़ यू सी दीज पॉइंट्स, हमने सबसे पहला पॉइंट कर लिया है जिसमें एक्स ने, पार्टनर ने अपने ब्रदर का लोन ले लिया, जो हमने कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। ये हम यहाँ कर चुके हैं ऑलरेडी ₹8000। नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन हम कर चुके हैं, थर्ड कर चुके हैं, फोर्थ वन ऑफ द क्रेडिटर्स फॉर ₹3000 वॉज पेड ओनली ₹3000. One of the creditors for ₹5000 was paid only ₹3000. इसका मतलब एक क्रेडिटर है जिसके हमने ₹5000 देने थे, पर उसने हमसे 3000 ही लिए हैं, 3000 ही हमने उसको दिए हैं। इट मीन्स हमें क्रेडिटर्स में ₹2000 का डिस्काउंट मिल गया। हमारे क्रेडिटर्स थे टोटल 8000, पर हमने कितने पे किए? हमने पे किए 8000 में से आप 2000 का जो डिस्काउंट मिला है, किसी एक क्रेडिटर ने कम लिए हैं, उसको माइनस कर दीजिए, तो हम उसको भी पे ऑफ कर देंगे। 2 क्रेडिटर्स 6000। उसके अलावा बाकी लाइबिलिटीज़ के बारे में नहीं कहा हुआ, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट का नहीं किया, बट इट इज़ एन आउटसाइड लाइबिलिटी तो इट मस्ट बी पेड। हम इसको भी पे ऑफ कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो गया हमारा 6000। तो यहाँ हमने एक्स के ब्रदर का लोन एक्स ने टेक ओवर कर लिया, वो भी डेबिट में डाल दिया, फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज़ भी पे ऑफ कर दी। अब एक हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन बची है, विच इज़ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2000। इट मीन्स रियलाइजेशन का हमारा जो खर्चा है वो ₹2000 है। कुछ नहीं कहा तो इट हैज़ टू बी बॉर्न बाय द फर्म, और एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये भी हमने डाल दिया, हियर इट कम्स 2000। अब हमने ये भी स्टेप अपने पूरे कर लिए कि हमने सारी एसेट्स को भी ट्रांसफ़र करा सबसे पहले, फिर हमने लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करा, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप लिया कि सारी एसेट्स को रियलाइज़ करा। यहाँ पार्टनर ने टेक ओवर किया तो उसकी भी एंट्री डाल दी। देन हमने सारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया, और अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर किया तो उसकी भी एंट्री हम कर चुके हैं। देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट माइनस क्रेडिट या क्रेडिट माइनस डेबिट करके देखेंगे कि वेदर वी आर एट अ प्रॉफिट और एट अ लॉस। सो आई हैव टोटल्ड इट अप, इट कम्स डेबिट साइड टोटल 1,14,000 and credit side total is 1,05,000. So here the debit exceeds the credit side, तो we are at a loss. तो अगर आप 1,14,000 में से 1,05,000 को माइनस करते हैं तो हमारे पास लॉस ऑन रियलाइजेशन आ जाएगा 9,000 का, एंड दिस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ 4:1। तो 9,000 को आपने एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:1 की रेशियो में, तो एक्स का लॉस आया 7,200 और वाई का लॉस आ गया 1,800। So this is how we have to prepare realization account after understanding all the entries, but always remember the steps. Firstly, transfer all the assets, transfer all the liabilities and provisions, then realize all the assets, sell off all the assets and pass the entry if it is taken over by any partner. After that, you have to pay off all the liabilities. Then you have to pass entry if any liability is taken off by any partner. Then pass entries for payment of any unrecorded liability or cash realized from any unrecorded asset. Then also remember to pass the entry for realization expenses as per the adjustment given in the question. After doing all this, finally you have to
see the total of debit side of realization account, in credit side of realization account, and you have to find out whether we are at a profit or loss. So whatever is the result, whether it is profit on realization or it is loss on realization, it should be transferred to all the partners in their profit sharing ratio itself. So I think all of you might have understood the topic how to prepare the realization account. So thanks a lot. Thank you very much and have a nice day.